नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे बजट पर विचार विमर्श। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026 पर विचार विमर्श करने के लिए देश के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों से मुलाकात की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम, आयोग के अन्य सदस्य, अर्थशास्त्री और क्षेत्रीय विशेषज्ञ भी इस बैठक में मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किए जाने की संभावना है और इसी को के उपलक्ष्य में बजट पर विचार विमर्श किया गया। तो बजट पर विचार विमर्श किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026 पर विचार विमर्श करने के लिए देश के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और क्षेत्रीय आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों से मुलाकात की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में मौजूद रहीं। बजट पर विचार विमर्श हुआ है और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026 पर विचार विमर्श के लिए देश के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों से मुलाकात की है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद रहीं। आने वाले समय में बजट पेश हो सकता है, इसको लेकर अब विचार विमर्श किया गया। क्या कुछ अहम अपडेट सामने आ रही? देखिए मनोज, भारत सरकार का बजट सत्र आने वाला है और जनवरी के आखिरी सप्ताह में बजट सत्र की शुरुआत होगी और 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले बजट की तैयारियों में सरकार जुट गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बजट की तैयारियों को लेकर तमाम तरह की चीजों को चर्चा कर रही थी। आज इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और यह बैठक पूरी तरह से आगे आने वाले बजट और बजट को तैयार करने का, बजट में किन चीजों का समायोजन किया जाना है, किन योजनाओं का बजट बढ़ाना है, किन योजनाओं को नए सिरे से लॉन्च करना है और किस दिशा में आगे अर्थनीति को चलाना है और आर्थिक क्षेत्र में क्या बदलाव होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। इसमें वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारी मौजूद रहे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम समेत तमाम अर्थशास्त्री और नीति आयोग के सदस्य मौजूद हुए। आगामी दिनों में 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर तमाम तरह की चर्चा हुई और बजट को ध्यान में रखते हुए तमाम आंकड़ों को लेकर कि महंगाई का असर आम जनता पर न पड़े, जो रोजगार परक योजनाएं आम जनता के लिए चल रही हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उनका बजट क्या तय किया जाए। इसके बाद सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनके बजट में बढ़ोतरी करना है या नहीं करना है और इसके अलावा नई योजनाएं जो लाई जानी है उनके लिए बजट की व्यवस्था कैसे की जाए, उनके लिए एक मुफ्त बजट क्या किया जाए, प्रदेश की भागीदारी उन बजटों में कितनी रखी जाए और केंद्र सरकार कितना बजट एडजस्ट कर सकती है। उन तमाम चीजों को लेकर अर्थशास्त्रियों से बैठक हुई और इस पर एक फाइनल ड्राफ्ट लेकर चर्चा हुई कि इस तरह का बजट हो ताकि आगे बजट को अंतिम रूप दिया जा सके, जिसे 1 फरवरी को लोकसभा के अंदर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। मनोज, बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बैठक में मौजूद रहीं। सीतारमण ने आर्थिक विशेषज्ञों से इस दौरान मुलाकात की। प्रधानमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ इस बैठक में मौजूद रहे और बजट पर इस दौरान विचार विमर्श किया गया। तो बजट पर विचार विमर्श किया गया। आर्थिक क्षेत्र की तमाम जो नामचीन हस्तियां थी इस बैठक में शामिल हुई। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए। और अब हम बात करेंगे सख्त निर्देश, फ्लाइट लेट तो खाना और रिफंड। आपको बता दें,
पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी विमानन कंपनियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों की सुविधाओं से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करें। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि खराब मौसम के कारण उत्पन्न हुई इस परिस्थिति में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। आपको बता दें, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोहरे का व्यापक असर देखने को मिला। कम दृश्यता के कारण कुल 118 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 16 विमानों का मार्ग बदलना पड़ा। इसके अलावा लगभग 130 उड़ानों के परिचालन में देरी हुई। एक अधिकारी के अनुसार रद्द की गई उड़ानों में 60 आने वाली और 58 जाने वाली उड़ानें थी। तो उड़ान रद्द होने पर मनमानी नहीं चलेगी। सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी का पालन विमानन कंपनियों को करना होगा। फ्लाइट लेट तो खाना और पैसे रिफंड। अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, विमानन कंपनियों की मनमानी अब नहीं चलेगी। सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है और ऐसी दशा में अब जब विमान कैंसिल होगा, फ्लाइट लेट होगी, कैंसिल होगी, तो खाने के साथ साथ जो पैसा है वो रिफंड होगा। ये नई एडवाइजरी जारी की गई, कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए ये अच्छी खबर है। देखिए, पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे का असर लगातार जारी है। इस सड़क से लेकर रेल यातायात तो प्रभावित हुआ है, हवाई यातायात भी अछूता नहीं रहा। लगातार घने कोहरे को चलते और जीरो विजिबिलिटी होने की वजह से लगातार हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। उड़ानें कैंसिल हो रही, आवाजाही की उड़ानें लगातार प्रभावित हो रही है और जो उड़ानें उड़नी है उनका भी टेकऑफ और लैंडिंग नहीं हो पा रही है। तमाम तरह की मुसीबतों को चलते घने कोहरे की वजह से उड्डयन मंत्रालय की तरफ से सभी विमानन कंपनियों को अलर्ट किया गया है। सख्त निर्देश जारी करते हुए गाइडलाइंस को भी जारी किया गया है और विमानन कंपनियों के संचालकों से कहा गया है कि जो यात्रियों की सुरक्षा है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। उसकी सुरक्षा और सुविधाओं में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर यातायात प्रभावित होता है घने कोहरे के चलते या फिर किसी वजह से, तो विमानन कंपनियों को यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर उनको उस समय वो सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से यात्री उस परेशानी को झेलते हैं। और उनका अगर विमानन एजेंसी और विमानन कंपनियों अगर उनका यातायात हवाई प्रभावित होता है और विमान की उड़ान कैंसिल होती है तो टिकट की पूरी रकम वापस करनी होगी। उसके अलावा अगर विमान कंपनियों की उड़ानें लेट होती है तो यात्रियों को इंतजार करना पड़ता है, तो उसकी व्यवस्था विमानन कंपनियों को करनी पड़ेगी। इसके अलावा सबसे खास जो गाइडलाइंस विमानन कंपनियों को उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि खराब मौसम के कारण जो भी परिस्थिति उत्पन्न होती है उसमें सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ यात्रियों की रहेगी और इसको कड़ाई के साथ विमानन कंपनियों को पालन करना होगा और प्राथमिकता भी उनकी सबसे पहली रहनी चाहिए। और इसी कड़ी में घने कोहरे की वजह से लगातार दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें लगातार कैंसिल हो रही हैं। अगर आज कुल उड़ानों की बात की जाए तो करीब 118 उड़ानें रद्द की गई, जबकि इनमें 16 विमानों का मार्ग बदलना पड़ा और 30 उड़ानों का परिचालन भी देरी से हुआ। इनमें करीब 60 ऐसी उड़ानें थी जो आने जाने वाली थी, जिनको टेक ऑफ और लैंडिंग भी होना था, जबकि 58 उड़ानें यहाँ से सिर्फ उड़ान भरने वाली थी। लेकिन जीरो विजिबिलिटी और घने कोहरे की वजह से ये सब कुछ नहीं हो पा सका। इसकी मुसीबत यात्रियों पर पड़ी और विमानन कंपनियों के परिचालन में भी दिक्कत आई। फिलहाल अब ये देखना होगा कि उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइंस यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए जारी की गई है और इसकी पूरी प्रतिबद्धता विमानन कंपनियों पर डाली गई है, तो देखना होगा कि क्या वाकई में विमानन कंपनियां यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर वो सारे कदम उठाती हैं जो सरकार और मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश सिंह जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्लाइट लेट तो खाना और रिफंड अब पक्का। विमानन कंपनियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की गई है। अब उड़ान रद्द होने पर नहीं चलेगी मनमानी। और अब हम बात करेंगे अल्मोड़ा मौत का झपट्टा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें, भिकियासैंण विनायक मार्ग पर यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन घायल लोगों का रेस्क्यू
करने पहुंचा। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसे में 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस पहाड़ी क्षेत्र से रामनगर की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव टीमें मौके के लिए रवाना हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से निकालकर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। वहीं प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में मंगलवार को हुए इस बस हादसे में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल से जारी संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस हादसे के कारण लोगों की जान जाना अत्यंत दुखद है। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण क्षेत्र में सिला पानी के पास मंगलवार सुबह एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य लोग घायल हो गए। तो पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। गहरी खाई में बस के गिरने से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बस में 18 लोग सवार थे। 11 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। और अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। लुलु मॉल पर कार्रवाई, बैंक खाता फ्रीज। आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ के लुलु मॉल का बैंक खाता फ्रीज कर दिया है। करीब 27 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया होने पर यह कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है कि विभाग ने पहले नोटिस जारी किए थे। मामले की जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान कर देनदारी और लेन देन से जुड़े कई दस्तावेजों की समीक्षा की गई, जिसमें कर चोरी के संकेत मिले। आयकर विभाग का कहना है कि बकाया कर राशि को लेकर कंपनी को पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन तय समय सीमा में भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद विभाग ने कानून के तहत बैंक खाता को फ्रीज करने की कार्रवाई की है। तो आयकर विभाग की लुलु मॉल पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आयकर विभाग ने 27 करोड़ टैक्स न देने पर कंपनी का बैंक खाता फ्रीज कर दिया है। लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा भी आयकर विभाग ने की है। तो लखनऊ स्थित लुलु मॉल पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 27 करोड़ टैक्स न देने पर कंपनी का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। आयकर विभाग की लुलु मॉल पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। 27 करोड़ टैक्स न देने पर कंपनी के बैंक खाते को सीज किया गया है। लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की आयकर विभाग ने समीक्षा भी की है। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए मनीष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, 27 करोड़ रुपए के कर को न देने की वजह से लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा आयकर विभाग ने की है और लुलु मॉल पर बड़ी कार्रवाई की है। मॉल के जो खाते को आयकर विभाग ने फ्रीज कर दिया है। क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए लुलु मॉल का ये मामला है, जहां पर जो है ये करोड़ों की लेन देन का ये मामला था, जिसके चलते जो है आयकर विभाग ने जो है कार्रवाई की है। कार्रवाई के चलते जो है लुलु मॉल का जो अकाउंट है उसको जो उनके द्वारा सीज कर दिया गया। लेकिन देखा जाए तो जिस प्रकार से जब लुलु मॉल के जो प्रबंधक हैं उनसे बात करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया कि ये हाईकोर्ट में अभी मामला है, अभी हम इस मामले पर कुछ भी नहीं कहेंगे। तो कह सकते हैं कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट पर पूरी सुनवाई चल रही है, अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई। लेकिन एक तरफ देखा जाए जिस प्रकार से जो जानकारियां मिल रही हैं पूरी कि सूत्रों के हवाले से ही कहा जाए अभी तक है कि आयकर विभाग के द्वारा जो है ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और लुलु मॉल के जो है अकाउंट को जो है सीज किया गया है। अब ये देखना है कि आगे आयकर विभाग के द्वारा जो है आगे क्या कार्रवाई की जाती है और क्या क्या चीजें इनके दस्तावेज से क्या क्या और चीजें निकलती हैं वो सामने आने वाले समय में मालूम चल सकेगा। जी हाँ बिल्कुल, मनीष तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आयकर विभाग की लुलु मॉल पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विभाग ने
बैंक खाते को सीज किया। 27 करोड़ कर न देने पर कंपनी के खाते को सीज किया गया है, फ्रीज किया गया है। आयकर विभाग की लुलु मॉल पर यह बड़ी कार्रवाई सामने आई। और अब हम बात करेंगे जनता बेचारी, प्रधान जी भ्रष्टाचारी। चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक अंतर्गत बिसापुर परमानंदपुर गांव में ग्राम प्रधान पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कई मार्गों पर इंटरलॉकिंग, सड़क और नाली निर्माण का कार्य केवल कागजों पर ही दिखाया गया, जबकि मौके पर कोई कार्य हुआ ही नहीं। इस कथित अनियमितता को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत के अभिलेखों में विकास कार्यों को पूरा दिखाकर सरकारी धन की व्यापक बंदरबांट की गई है। गांव के ऐसे मार्ग हैं जिन पर इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण दर्शाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है। न तो नई इंटरलॉकिंग, ना ही सड़क दिखाई दे रही और ना ही नालियों का निर्माण कराया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कागजों में कार्य दिखाकर भुगतान निकाल लिया गया। इस पूरे मामले में गांव निवासी विनय कुमार ने खुलकर ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीते लगभग 10 वर्षों से पति पत्नी बारी बारी से ग्राम प्रधान के पद पर काबिज हैं और इस दौरान गांव में विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। विनय कुमार का आरोप है कि इन योजनाओं का लाभ आम ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रहा है, बल्कि कागजी औपचारिकताएं पूरी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्राम प्रधान के हौसले बुलंद हैं। गांव में बुनियादी सुविधाओं की हालत खराब है, जबकि अभिलेखों में गांव को आदर्श रूप में विकसित दिखाया गया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी ने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ग्रामीण जांच शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी तथा गांव में हुए कथित भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। ये रास्ता पर नया निर्माण भल प्रधान पैसा निकलने हो रास्ता बनल नहीं। ये कब का रास्ता बनल ये बाप दादा के जमाने का भैया। ये घड़ी रास्ता ना बनल नहीं कुछ ना बन। जब से प्रधान में कुछ देखा हमन का घर द्वार हमन लिखी दे रहा हमन का कुछ पेपर पैसा पास करा ले हूं। अब का जानी जब प्रधान से कहा हमन की एक कुछ ना बन भैया देखा हम कपड़ा के कर। मेरे ग्राम में वर्तमान ग्राम प्रधान किरण यादव, पत्नी राजनारायण यादव, उनके द्वारा बीसापुर से काली मंदिर तक और अमिलाई मेन नहर से पंकज श्रीवास्तव के खेत तक इंटरलॉकिंग और साइडवाल का निर्माण हो चुका है। वर्तमान समय में कुछ भी नहीं बना है। और बलिराम के घर से पीच रोड ददबल तक, बपौली नहर से नंदू श्रीवास्तव के घर तक, शंकर जी के मंदिर से रामसूरत के घर तक, बीसापुर में काली मंदिर में मेन रोड तक। अच्छा, रामचंद्र क्या कितने का लगभग घोटाला होगा? लगभग ये 50 लाख का घोटाला होगा। हाँ। और जो सड़क का कुछ निर्माण नहीं हुआ लेकिन बिल पास हो गया। बिल्कुल सारा सरकारी फंड सरकार का था, जिसमें अपनी संपत्ति खुद का ये बना लिया है। और अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, परमानंदपुर के प्रधान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। जनता बेचारी प्रधान जी को भ्रष्टाचारी कह रही है और तमाम जो काम हुए ही नहीं, उन कामों के एवज में पैसे निकाल लिए गए, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रहा है? अधिकारी क्या कह रहे हैं? बताना चाहेंगे कि चंदौली जनपद में भारी पैमाने अब पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं और सच्चाई भी है कि यहाँ के अधिकारी जो योगी सरकार की की नीति है उस पर यहाँ के भ्रष्टाचार लगी। लेकिन वहाँ के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यहाँ बड़े बड़े काम दिखा दिए गए हैं कागज में, जबकि इंटरलॉकिंग और नाली का कार्य दिखा दिया गया है। और वहाँ पीड़ित जो है ग्रामीण है वो भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, और जो कि आरोप लगाने वाले ग्रामीण भी कह रहे हैं कि जो कागजों पर कागजों को दिखाते और पैसे का बंदरबांट कर दिया गया है। इस तरह के बहुत मामले आ रहे हैं, लेकिन केवल अधिकारी जहाँ कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर किसी भी ग्राम प्रधान के खिलाफ या भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। जी अश्विनी, लगातार ग्रामीण परेशान हैं, मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को मिल नहीं पा रही हैं, ग्रामीण अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं, क्या अधिकारियों की मिलीभगत भी ऐसे भ्रष्ट प्रधानों और उनके जो आरोप लग रहे हैं, कथित आरोपों के आधार पर अधिकारी कोई कार्रवाई, कोई जांच कर क्यों नहीं रहे, सिर्फ आश्वासन से ही काम चला रहे हैं?
एक नहीं कई मामले जो संज्ञान में आए हैं कि जांच टीम गठित कर दी गई है, लेकिन जांच टीम जांच के नाम पर केवल है। उससे बड़ी बात इसमें प्रधान ही केवल दोषी नहीं है, इसमें सेक्रेटरी है, जेई है, सब लोग नियोजित किए होंगे, सब लोग निरीक्षण किए होंगे। उसके बाद सरकारी महकमों के कर्मचारियों को बचाने के लिए भी इस तरह का कार्य किया जा रहा है। और जांच के नाम पर जो आरोप है कि जांच के नाम पर केवल उधारी की जा रही है। जी बिल्कुल अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो परमानंदपुर के प्रधान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। जनता बेचारी प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, जबकि प्रधान जी ने तमाम ऐसे कार्य दिखाए हैं जो काम जमीन पर हुए नहीं है। उन कार्यों के एवज में पैसे तो निकाल लिए गए, लेकिन कार्य कोई जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खालिदा जिया का इंतकाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खालिदा जिया का इंतकाल। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और प्रमुख राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया का मंगलवार को निधन हो गया। वह 80 वर्ष की थी और लंबे समय से बीमार थे। उनका ढाका स्थित एयर केयर अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीएनपी की ओर से जारी बयान के मुताबिक खालिदा ने सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि बेगम खालिदा जिया का राजनीतिक सफर एक गृहिणी से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने और फिर लंबे समय तक संघर्ष व कानूनी लड़ाइयों का सिलसिला रहा। आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2025 को ढाका में उनके निधन के साथ बांग्लादेश की राजनीति के एक बड़े अध्याय का अंत हो गया। आपको बता दें कि खालिदा जिया की आवामी लीग पार्टी की प्रमुख शेख हसीना से लंबी प्रतिद्वंदिता रही है। इन दोनों महिलाओं ने ही बांग्लादेश की राजनीति पर दशकों तक दबदबा बनाए रखा। खालिदा जिया के भारत के साथ संबंध ऐतिहासिक रूप से काफी जटिल और उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। भारत में उनके प्रति एक कठिन पड़ोसी की छवि रही है, जबकि उनकी राजनीति अक्सर भारत विरोध के इर्द गिर्द केंद्रित रही है। खालिदा जिया ने भारत को बांग्लादेश के माध्यम से ट्रांजिट और कनेक्टिविटी की सुविधा देने का हमेशा विरोध किया। उन्होंने इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया और तर्क दिया कि इससे बांग्लादेश की आज़ादी बेड़ियों में बंध जाएगी। उन्होंने 1972 की भारत बांग्लादेश मैत्री संधि के नवीनीकरण का भी विरोध किया था। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों